हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 दिसंबर 2023 से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना आपका समय गंवाए। फटाफट से हम लोग जानेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर के बारे में, उनसे रिलेटेड डिटेल्स के बारे में और साथ ही साथ जो भी रिविजन हो सकेगा वो भी मैं रिलेट करके आपको बताऊँगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक दिन पहले का रिविजन करते हैं क्विकली 1 मिनट में। तो वो शुरू करते हैं। अभी हाल ही में किसने 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता? इसको अली अबू अव्वाद और डेनियल बोरेनबोइन ने जीता है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। ये दोनों ही पहली बार एशिया में शामिल हुए हैं। और अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त में बस यात्रा शुरू की है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 33.7 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है। अभी हाल ही में यूके की वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा अंतिम पंघाल को, ये भारतीय महिला एक पहलवान है, इनको 2023 का राइजिंग स्टार नामित किया गया है। और सबसे बड़ी पठन गतिविधि के लिए अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पुणे ने। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिटेन की दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शाहरुख खान सबसे ऊपर हैं। बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर कर दिया है। इनकी जर्सी का नंबर था 7। और अभी हाल ही में मालदीव के द्वारा जो सेवा मुक्त किया गया जहाज है आईएनएस तार मुरलिगी, इसको भारतीय नौसेना में फिर से शामिल कर लिया गया है। एडीबी ने भारत में करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया है 6.7% अब रहेगा। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में, है ना। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी पीडीएफ और क्विज आपको फ्री में दी जाती है रोजाना एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करो। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया ये भी एक ब्यूटी पेजेंट का खिताब है और ये मिस इंडिया यूएसए जो है इसका मतलब ये हुआ कि यूएसए में ये इवेंट होता है और वहाँ पर भारतीय मूल की जो महिलाएं रहती हैं वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। तो मिस इंडिया यूएसए जो होता है प्रत्येक वर्ष, इसमें इस बार जीता है रिजुल मैनी ने। रिजुल मैनी आपको यहाँ पर दिख रही हैं। पेशे से तो ये मेडिकल की छात्रा हैं, भारतीय मूल की हैं, ये अमेरिकी हैं ये, और ये वर्तमान में मिशिगन यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं मेडिकल की। तो ये बन गई हैं मिस इंडिया यूएसए। तो न्यू जर्सी में ये आयोजन हुआ। अच्छा, इसमें कई और खिताब दिए जाते हैं ना इसी इवेंट में, जैसे दिया जाता है मिसेज इंडिया यूएसए, ये तो मिस हुआ, और ये मिस मतलब अविवाहित महिला, मिसेज मतलब विवाहित महिला। तो मिसेज इंडिया यूएसए पूछा जाए तो स्नेहा नाम्बियार को बताएंगे आप। सब जगह आपको भारतीय मूल की ही मिलेंगी, ठीक है। और मिस टीन इंडिया यूएसए पूछा जाए, ये टीन एजेस की होती हैं जो उनके लिए होता है, तो उसमें जीती हैं सलोनी राम मोहन। क्लियर? तो ये तीनों खिताब अभी दिया गया। अच्छा, ऐसे और कौन ब्यूटी पेजेंट होते हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं जो विजेता हुए हैं। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको 2022 की लिस्ट। इस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, ज़्यादा फोकस आपको इधर वाले पे करना है 2023 वाले में, ठीक है जी। 2023 में सबसे इम्पॉर्टेंट मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड होता है। मिस वर्ल्ड का अभी अनाउंसमेंट किया नहीं गया है 2023 का, लेकिन मिस यूनिवर्स अनाउंसमेंट हो गया है। मिस यूनिवर्स 2023 अभी सेनिस पलासियोस ने जीता था, याद होगा आपको। मिस इंडिया यूएसए अभी ये जीती हैं। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान एरिका रॉबिन बनी थी। मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना बनी थी। मिस अर्थ इंडिया प्रियांश सैन। मिसेज यूनिवर्स इंडिया माधुरी पाटले और मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना बनी थी, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिस इंडिया वर्ल्ड, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन, मिस इंडिया यूएसए 2022, देखो ये 2022 वाली जो अभी मैंने क्वेश्चन लिया था उसका 2022 वाले में आर्या वालवेकर बनी थी। दिविता राय मिस दिवा यूनिवर्स बनी थी, ये 2022 का था। आगे, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरा लैब लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में ना चाइना ने पृथ्वी पर स्थित सबसे गहराई में स्थित एक लेबोरेटरी बनाई हुई है, इसका उद्घाटन किया है। वर्ल्ड डीपेस्ट लैब है इसकी। तो इस लैब में ये रहेगा। अब इस लैब को बनाने का मकसद यही है कोई ना पहुंच पाए वहाँ पर, कुछ ही गिने चुने लोग पहुंच जाएं, बहुत सीक्रेट चीज़ें हों, बहुत सी सीक्रेट चीज़ों का पर रिसर्च की जा सके। हालांकि इनका ये कहना है कि हम डार्क मैटर की तलाश कर रहे हैं इसलिए ये कर रहे हैं।
तो ये जो है 2400 मीटर है। 2400 मीटर मतलब समझ लो लगभग 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर ज़मीन के नीचे ये समुद्र तल से, इतनी गहराई में ये इनका लैब है, प्रयोगशाला है। अब तक की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला है दुनिया में, जो कि बनाया है चाइना ने। हो सकता है कोरोना का कोई नया वेरिएंट ये बना रहे हैं वहाँ पर। कहाँ पर ये हुआ है, मतलब लैब खोली गई है, तो दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के लियांगशान ये में, ठीक है, जिनपिन पर्वत के नीचे। अब ये जो है ये डीप अंडरग्राउंड एंड फ्रंटायर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट यानी DURF, इसके लिए ये बना रहे हैं, मतलब ये लैब बनाए हुए हैं। अल्ट्रा लो रेडिएशन ये बैकग्राउंड होगा। इनका कहना ये है कि ये डार्क मैटर जो होता है, डार्क मैटर, उसकी खोज करेंगे। ठीक है जी। आगे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय की याद में 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विजय दिवस। क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। शहीद दिवस तो आप जानते हो 2 बार मनाया जाता है, 30 जनवरी और 23 मार्च को। पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। तो यहाँ पर विजय दिवस हम लोग मनाते हैं। 1971 में ना पाकिस्तान के 93,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं ये घुटनों के बल बैठ करके आत्मसमर्पण किए थे। 93,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो ट्रूप्स हैं, कहाँ पर? बांग्लादेश बॉर्डर पर। पहले बांग्लादेश नहीं था, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। भारत जो है, भारत की और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, यहाँ पर युद्ध हुआ और भारत ने बहुत अहम भूमिका निभाई है एक अलग देश यानी बांग्लादेश बनने की। तो 1971 में ये एक नया देश बनकर के तैयार हुआ और हालांकि उनके शेख मुजीबुर रहमान भी थे वहाँ से, मतलब जो आगे चल कर के वहाँ के राष्ट्रपति बने। एक्चुअली में पाकिस्तान जब अलग हुआ था, इंडिया पाकिस्तान 1947 में, 1947 में, दिख रहा है ना, 1947 में जब अलग हुआ था तो एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान था, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान था, बीच में भारत था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था यही आज के टाइम पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है ना, एक्चुअली में ये पूर्वी पाकिस्तान जब था तो यहाँ पर थी तो मुस्लिम आबादी, लेकिन ये बंगाल भाषी थे, मतलब कि ये बांग्ला बोलते थे। और ये इधर वाले ये अपने आप को कुछ खास प्रकार का पाकिस्तानी मानते थे। सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें इधर ही मिलती थी। तो इधर वाले बगावत करने लगे। भारत ने भी फ़ायदा उठाया और इसको एक नया देश बनवा दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर भारत की ने पाकिस्तान की सेना को हराया था। बहुत बुरी तरीके से इनकी पिटाई हुई थी। यहाँ पर 93,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं आत्मसमर्पण किए थे। उस टाइम पर जनरल कौन थे? अमीर उब्दुल्ला खान नियाजी। चलिए आगे। हाल ही में जारी हुरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की सूची में टॉप पर कौन है? तो हुरून इंडिया ने पहली बार ये जारी किया है टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 100 ऐसे कौन जो 30 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है जी। तो 30 साल से कम उम्र के टॉप 100 की लिस्ट में टॉप पर कौन रहा है? इसमें टॉप रहे हैं दोस्तों आदित्य पालीचा और कैवल्य वोहरा। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों जेप्टो के संस्थापक हैं। जेप्टो आपने ज़रूर सुना होगा, जेप्टो। तो ये जेप्टो के संस्थापक हैं। ये दोनों को अंडर 30 में, मतलब 30 साल से कम उम्र में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीयों के रूप में टॉप पर देखा गया है। हुरून इंडिया की रिपोर्ट है ये। ठीक है। इसमें भारत में ही ये लिस्ट है। कैवल्य वोहरा 21 साल के हैं और आदित्य पालीचा 22 साल के हैं। ठीक है जी। चलिए, तो इसमें टॉप 100 को प्रदर्शित किया गया है। आगे, भारत ने कहाँ से स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण किया है? UAV का मतलब समझ लो पहले। UAV मतलब होता है अनमैन्ड एयर व्हीकल। इसका मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में बोल लो तो ड्रोन। ऐसा एयर व्हीकल जो अनमैन्ड हो, मतलब उसमें कोई बैठा ना हो, कोई पायलट ना हो, नीचे से कंट्रोल किया जाता हो। तो ऐसा भारत में स्वदेशी और वो भी हाई स्पीड का फ्लाइंग विंग वाला ये बना लिया है अभी हाल ही में भारत ने, और ये बना करके परीक्षण किया है इसका कर्नाटक में। ये है UAV, कुछ इस प्रकार से होगा। और ये एक तो बहुत हाई स्पीड है, देखिए इसका शेप देख करके ही आपको लग रहा है ना कितना स्पीड से ये जा सकता है। तो बहुत ही हाई स्पीड का ये फ्लाइंग विंग है। इसका यूज बहुत ही खास तरीक़ों में किया जाएगा, जासूसी करने में या फिर कहीं का निगरानी करने में, बहुत सारे कामों में, अटैक करना हो फास्ट तरीके से, तो इन सब का यूज यहाँ पर किया जा सकता है। DRDO ने इसे बनाया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसका भी परीक्षण किया गया है। क्लियर है। तो अब भारत भी उन देशों में, उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिसके पास हाई स्पीड फ्लाइंग विंग का UAV है। DRDO बारे में अगर बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं समीर V कामत।
कौन है? समीर वी कामत। ठीक है, आगे किताब अपनी आ चुकी है और ये किताब जो है बहुत ही ख़ास है और आप लोग जो है काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे हैं। एक और रिक्वेस्ट है, आज जो है कल से ही पहुंचना शुरू हो गई है। कल कुछ लोगों के पास किताब पहुंच गई जो लोकल के थे आसपास के, और धीरे धीरे अब मतलब पहुंचना शुरू हो गई होगी। जो लोग 13 या 14 तारीख में ऑर्डर किए थे उनके पास आज पहुंच गया होगा। एक रिक्वेस्ट है, जेन्युइन फीडबैक चाहिए आपका। आप किताब देखिए, आपको लगे अगर कि किताब अच्छी है, किताब में कंटेंट अच्छा है या हमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है, जो उसमें चीज़ें लिखी गई, जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया है वो समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप प्लीज़ रिव्यू ज़रूर करिए। आप रिव्यू अगर देंगे ना तो बहुत सारे लोगों को पता चलेगा क्या क्या चीज़ उसमें है। बहुत सारे लोग इसलिए भी इंतज़ार में बैठे होते हैं कि रिव्यू आ जाए, रेटिंग आ जाए, तो उसके बाद फिर पता चले। तो आप लोग जेन्युइन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा लिखो या बुरा लिखो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने तरीके तरफ से 100% दिया हुआ है। पूरा का पूरा आपको मतलब एरर फ्री कंटेंट देने का प्रयास किया हुआ है। पैकेजिंग भी अच्छा, हर प्रकार से आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रयास किया हुआ है। अब आपके ऊपर गया है तो आपके पास जब पहुँचो तो एक ऑनेस्ट रिव्यू जो है आप अपना उस पर डालिए, लेकिन रिव्यू ज़रूर करिएगा। 1-2 मिनट लगेगा, आप रिव्यू करोगे तो बाकी लोग जो हैं वो भी उससे समझ पाएंगे कि कैसे है ये, ठीक है ना। तो जिनके पास पहुँच रहा है वो प्लीज़ ऐसा करें। फिलहाल अगर इस किताब के बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ जान लें, जो लोग नए आए हों उनको बता दूं, जनवरी से दिसंबर तक की ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक आई हुई है। इसमें चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में 5000 से ज़्यादा प्रश्नोत्तर और वन लाइनर हैं अध्यायवार। चैप्टर वाइज का मतलब ये है कि आपको ना हर एक चीज़ें ना ऐसे चैप्टर वाइज मिलेगी। कैसे मिलेगा चैप्टर वाइज? जैसे दिवस थीम का अलग चैप्टर है, इस्तीफा संन्यास का, पुस्तक लेखक, ब्रांड एम्बेसडर, मोबाइल ऐप और पोर्टल, आयोजन सम्मेलन, योजना परियोजना, बैंकिंग, राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाओं में राज्यवार, मतलब उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश के सारे साल भर के क्वेश्चन एक जगह पर, बिहार आया तो बिहार के सारे साल भर के क्वेश्चन एक जगह पर। इससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या होता है कि अगर मान लो आप बिहार से हो और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर नहीं लेना पड़ेगा। इसी में आपको बिहार वाला चैप्टर खोलना है और बिहार वाले में पूरा का पूरा पढ़ डालना है, हेडिंग, है ना। ऐसे ही हरियाणा, पंजाब, मतलब सभी राज्यों का अलग अलग जितना भी साल भर का जो नेशनल करंट अफेयर में आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टेट स्पेशल है, जो भी मैं आपको डेली करंट अफेयर में पढ़ाता हूँ मोटा मोटा जो नेशनल में आता है वो भी छांट करके यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में ऐसे ही देशवार है, जैसे चाइना शुरू हुआ तो चाइना के साल भर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब एक जगह पर आपको मिल जाएंगे। अमेरिका शुरू हुआ तो अमेरिका के, ठीक है। ऐसे ही खेल खिलाड़ी है, पुरस्कार सम्मान है, इसमें भी कोई इवेंट अगर हुआ है, कोई बड़ा इवेंट जैसे फीफा हुआ था, ओलंपिक्स हुआ था, इन लोग को भी अलग से कवर कराया गया है। भले से इस साल नहीं हुआ है, फिर भी इन चीज़ों को यहाँ पर कवर कराया गया है अच्छे तरीके से। तो मतलब अपने तरीके से बेहतर आपको प्रोवाइड किया गया है। 3 बार से मैं किताबें निकाल रहा हूँ, तो उससे जो एक्सपीरियंस मिला वो इस बार एक्सपीरियंस लगाया गया है। साथ ही साथ 7 साल से ज़्यादा समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस कंटेंट में आपको देखने को मिलेगा। और कुल मिलाकर के नाम ही सिर्फ ऐसे ही ब्रह्मास्त्र नहीं किया गया है। आपके पास जब ये किताब पहुँचेगी आप देखना, आपको लगेगा कि वाकई में है ब्रह्मास्त्र, ठीक है जी। अमेजन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अमेजन से ही इकलौता माध्यम है जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल में सूरत हवाई अड्डे को, सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने के लिए घोषणा की है। यानी सूरत जो एयरपोर्ट है ना, अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। सिर्फ नाम नहीं बदला है, इंटरनेशनल रूप में अपग्रेड करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से अब इंटरनेशनली भी फ्लाइट्स आएंगी और जाएंगी। तो इससे क्या होगा, इसका दायरा बढ़ जाएगा। आपने देखा कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत बनी थी, सूरत डायमंड बोर्स। सूरत डायमंड बोर्स जो है वो इतनी बड़ी नई बिल्डिंग उसको बनी, मतलब नया ऑफिस उसका बना कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग के रूप में जाना गया है। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अब तक 80 सालों से अधिक का समय जो था वो अमेरिका का जो रक्षा विभाग का एक हाउस है, पेंटागन जिसे कहते हैं, वो था सबसे दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग, सबसे दूर में फैला हुआ ऑफिस। लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ दिया डायमंड बोर्स ने, सूरत डायमंड बोर्स ने। सूरत डायमंड बोर्स है क्या, इसको समझो। यहाँ पर ना डायमंड की उसमें पॉलिशिंग होती है। कहा जाता है ऐसे कि दुनिया भर में अगर 100 डायमंड अगर बिक रहे हैं तो उसमें से 90 जो हैं वो सूरत में पॉलिश किए गए हैं। अब आप समझ सकते हो सूरत जो है, इसीलिए इसे डायमंड सिटी कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से किसे डायमंड सिटी कहते हैं, तो डायमंड सिटी जो है इसी को कहते हैं, है ना।
नीरव मोदी वगैरह यहीं से निकले थे, प्रसिद्ध हीरे के व्यापारी, आप जानते ही हो अभी कहाँ है वो। सूरत हवाई अड्डा हो गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे, भारत में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? एफडीआई के बारे में उस दिन समझाया था मैंने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई मान लो फॉरेन की कोई फर्म है, कंपनी है, या कोई फॉरेन का इंडिविजुअल ही है, वो अगर आपके देश में डायरेक्टली किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो ज़मीन खरीद रहा हो, प्रॉपर्टी खरीद रहा हो, या किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हो, इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, शेयर खरीद रहा हो, या सरकार को कुछ दे रहा हो, डोनेशन दे रहा हो, तो ये सभी हुआ एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये लोग जब देते हैं ना, तो ये देते हैं डॉलर में। जब ये डॉलर में देते हैं तो एक तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, आप जानते हो $1 बराबर 83 दशमलव समथिंग रुपया चल रहा है अभी, तो एक तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, दूसरा डॉलर अगर अपने कोष में अपने एक फॉरेक्स रिजर्व होता है, फॉरेक्स रिजर्व भी आप सुनते होंगे, अभी के टाइम पर 600 बिलियन से ज़्यादा हो गया है भारत का, उस फॉरेक्स रिजर्व में स्टोर होता जाता है। जितना ज़्यादा आपके पास डॉलर रहेगा उतना ज़्यादा आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत रहेगी मानी जाएगी। ठीक है, आप सुनते हो ना कि जैसे कि अरे इसका मुद्रा कोष भंडारण खत्म हो गया, ये देश जल्दी ही खत्म हो जाएगा, श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ, और ऐसे बहुत सारे देश आप सुनते हो। तो वो जो मुद्रा कोष भंडारण है ना, वो डॉलर ही देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि भैया हमारा मुद्रा कोष भंडारण खत्म होने वाला है तो हम रुपया और छापना शुरू कर दें, उससे कुछ नहीं होगा। आपके पास कितना विदेशी मुद्रा है ये देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एफडीआई प्राप्तकर्ता में चूँकि भारत में 28 राज्य हैं, सबकी 28 राज्यों में भी देखा जाता है कौन जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से भारत में मुद्रा कोष बढ़ा। यहाँ पर भारत में महाराष्ट्र जो है इस बार टॉप पर रहा। एक बार फिर से, पिछली बार भी ये टॉप पर था, इस बार भी टॉप पर रहा है। इससे पहले गुजरात हुआ करता था कभी, अब यहाँ पर महाराष्ट्र जो है टॉप पर है। ये कौन बात बताया? ये बात बताया उदय सामंत ने। उदय सामंत ये महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि पिछले 3 महीनों में महाराष्ट्र राज्य ने 28,868 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया है, अट्रैक्ट किया है। यहीं विधान परिषद में देखो, विधान परिषद जो है ये कुंभाट में है। कुंभाट यानी कि कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर ये इतने जो हैं राज्य, वहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, यानी ये द्विसदनात्मक है यहाँ का विधानमंडल। पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ का विधान परिषद में लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसके मेंबर हैं यहाँ पर उदय सामंत, इन्होंने ये घोषणा करके बताया। इस चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी जो एफडीआई का आंकड़ा है ना, उसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र जो है देश में सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में अपना स्थान रखा है। मतलब एक प्रकार से इन्होंने केंद्र सरकार के डेटा को सामने रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र आप देखोगे यहाँ पर है, ये अलग हुआ था गुजरात से। गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक हुआ करते थे, तो 1 मई 1960 को ये लोग अलग हुए। 1 मई 1960 को ये लोग अलग हुए। ठीक है जी। यहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना पार्टी से। रमेश बैस जी यहाँ के गवर्नर हैं करंट टाइम पर। 36 जिले हैं, 288 विधानसभा में सीटें हैं और 48 लोकसभा में सीटें हैं। 19 यहाँ से राज्यसभा में सीटें जाती हैं। ये अपना बॉर्डर गुजरात से शेयर करता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, और इधर कर्नाटका से, और इधर यहीं गोवा से भी शेयर करता है। मुंबई और नागपुर इसकी कैपिटल है। यहाँ पर झीलों की बात करें तो लोनार झील बहुत ही फेमस झील है, क्योंकि इसका कलर जो है वो पिंक हो गया था। कभी कभी हो जाता है 2-4-10 सालों में। पिंक कैसे होता है बताया जाता है, शैवाल की वजह से यहाँ पर हो जाता है पिंक, तो ये इसे पिंक लेक भी कहते हैं। और कहा जाता है कि ये उल्का पिंड के गिरने से बनी थी। ये तीनों ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि बताइए निम्न में से कौन सी झील है जो उल्का पिंड के गिरने से बनी थी। निम्न में से कौन सी झील है जिसका कलर गुलाबी हो गया था 2019 में, इसलिए चर्चे में आया था। निम्न में से कौन सी झील है जो महाराष्ट्र में है, तो लोनार झील। उपवन, शिवसागर, विहार, वेन्ना यहाँ पर है। नेशनल पार्क में बात करें, चंदोली नेशनल पार्क, भीमाशंकर, तडोबा ये प्रमुख नेशनल पार्क है। थालघाट, भोरघाट, अम्बा घाट ये प्रमुख दर्रे हैं। लावड़ी, पोवड़ा, कोली लोक नृत्य है। यहीं पर दोस्तों एक मनाया जाता है काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव, यहाँ पर काला घोड़ा, और जस्ट नीचे आ जाओगे गोवा में घोड़े मोदनी मनाया जाता है। काला घोड़ा, घोड़े मोदनी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, और नीचे आओगे तो भैंसा, मतलब कि कम्बाला जिसे कहते हैं, भैंस दौड़ प्रतियोगिता। और नीचे आओगे तो बैल दौड़ाते हैं। तो घोड़ा देखो यहाँ से शुरू करो, एशियाई शेर, और ऊपर शुरू कर दो ऊँट, ठीक है, ऊँट दौड़ाएंगे।
फिर एशियाई शेर, उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र में काला घोड़ा, फिर यहाँ पर घोड़े मोदनी, उसके बाद यहाँ पर वैसे तो हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ये लोग भैंस भी दौड़ाते हैं, कम्बाला प्रतियोगिता होती है। और केरल नहीं, यहाँ तमिलनाडु में क्या होता है, जल्लीकट्टू, तो बैल दौड़ाते हैं। तो अभी ये ताज़ी ताज़ी ट्रिक बनी है, ताज़ा ताज़ा ही निकल रहा है, इसको लिख डालो अच्छे से। यहाँ पर देखो पंजाब के लोग लाठी चलाते हैं बहुत, तो ये सब चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना, लिख लेना, वरना अगली बार तो मुझे भी नहीं याद रहेगा। बन गया बस ऐसे, अच्छी ट्रिक है वैसे। चलो आगे देखते हैं। आईपीएल की नीलामी में पहले मुंबई इंडियंस ने किसे अपनी टीम का कप्तान बनाया? तो दोस्तों आईपीएल की नीलामी अभी शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले मुंबई इंडियंस का कप्तान हो गया चेंज, और ये कप्तान बन गए हार्दिक पांड्या। एक्चुअली में अभी ट्रेड का एक ऑक्शन निकाला गया था, ऑक्शन नहीं कहेंगे, ट्रेड का एक टाइमिंग दिया गया था बीसीसीआई के द्वारा कि इस बीच में अगर जो खिलाड़ी ट्रेड करना हो, जिनको जिनको टीमों के बीच में, वो ट्रेड कर सकते हैं। और इस ट्रेडिंग में हुई बहुत बड़ी ट्रेडिंग, एक हार्दिक पांड्या जो कि गुजरात टाइटंस के कप्तान थे, 2 ही बार अभी गुजरात टाइटंस में उन्होंने कप्तानी की, नई टीम बनकर आई है गुजरात टाइटंस। 2 बार में ही ये दोनों बार फाइनल खेले, एक बार तो जीत भी गए, चैंपियन भी बना दिए, और दूसरी बार फाइनल खेले। चेन्नई ना होती तो वो भी जीत जाते सामने, ठीक है। तो इनकी सक्सेस को देखते हुए अंबानी जी ने कहा रुको पैसा घुमाते हैं, इनको बुलाए इधर मुंबई में। लेकिन जब ये ट्रेड वाला डेट खत्म हो गया ना, उसके 2-3 दिन बाद अनाउंस कर दिए कि हम रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा रहे हैं, उनकी जगह कप्तानी दे रहे हैं इनको, हार्दिक पांड्या को। अब इस पर मच गया बवाल, जितने भी फैंस हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो मुंबई इंडियंस को अनफॉलो करना शुरू कर दिए। फिलहाल रोहित शर्मा जो है, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका मुंबई इंडियंस के, मुंबई इंडियंस जब एक भी खिताब नहीं जीती थी तब रोहित शर्मा आए थे। उसके बाद 2013, 15, 17, 19, 2020 ये 5 खिताब जिताए, मुंबई को एक टाइम पर मोस्ट सक्सेसफुल टीम बना दिए थे। उनके कप्तान को हटाया जा रहा है, बस ये देखते हुए कि अब वो शायद ओल्ड हो गए हैं, नए कप्तान की ज़रूरत है। फिलहाल जो भी है, अब हार्दिक पांड्या होंगे मुंबई इंडियंस के कप्तान। भाई मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है अगर पर्सनली कहूँ, हार्दिक पांड्या के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छे हैं, कप्तान है, इनसे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन इनको नहीं हटाना था। चलिए ठीक है, जो भी है आईपीएल मैंने याद करवाया हुआ था, बाकी चीज़ें कि कौन कौन कब कब जीता है। अभी याद रखो कि करंट टाइम की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग है, और सबसे ज़्यादा रन जो बनाया था उसे, मतलब कि ऑरेंज कैप जिसे मिला था, वो थे शुभमन गिल, ठीक है, इस बार के। दिसंबर 2023 में किस व्यक्ति को IFIE द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में बिपिन चंद्रा जी को सम्मानित किया गया है IFIE के द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड। ये हैं बिपिन चंद्रा, ये पेशे से एंटरप्रेन्योर हैं और एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के संस्थापक और CEO हैं। तो इनको अभी कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा स्वर्ण पदक और एक सर्टिफिकेट दिया गया। ये अवार्ड समारोह IFIE के द्वारा आयोजित किया गया था, मतलब इनके द्वारा ही दिया जाता है, इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी। क्लियर? चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। आगे, हाल ही में किसने मेड फॉर इंडिया AI कृत्रिम का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में कृत्रिम नामक एक मेड फॉर इंडिया, मतलब इंडियंस के लिए बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने? भाविश अग्रवाल ने। भाविश अग्रवाल ये ओला के संस्थापक हैं। ओला तो आप अच्छे से जानते होंगे, तो ओला के ये संस्थापक हैं भाविश अग्रवाल। इन्होंने अपना एक AI लॉन्च किया हुआ है, ये नाम है इसका कृत्रिम। कृत्रिम जो है ये लॉन्च किया गया है इंडिया का अपना AI, और ये आगे अभी तो मतलब पहला संस्करण लॉन्च हुआ है, आगे चल करके और अपडेट होगा। अभी 2 मॉडल में इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें कृत्रिम बेसिक है, कृत्रिम प्रो है। प्रो ऑब्वियस सी बात है, इसमें चार्ज कुछ देना होगा, बेसिक फ्री रखे होंगे। कृत्रिम को 2 ट्रिलियन टोकन और अद्वितीय डेटाबेस पर प्रशिक्षित किया गया है। होता क्या है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो हमें लोग के जो डेटा मौजूद हैं इंटरनेट पर, उन्हीं को रीड करके, उन्हीं को पढ़ करके अपना डिसीजंस लेता है। तो ये यही बता रहे हैं कि 2 ट्रिलियन टोकन और अद्वितीय डेटा सेट, मतलब कि अनरिपीटेबल डेटा जो सेट है वो ये स्टडी किया है, इसके बेसिस पर डिसीजंस लेगा। लेकिन ये डेटा और बढ़ेगा, जैसे अभी ChatGPT वगैरह की बात करें तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वो लोग बता रहे थे कि 10 साल 15 साल से हम लोग स्टडी करवा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कृत्रिम प्रो ये अगली तिमाही में लॉन्च होने के लिए तैयार है। तो ओला ये क्योंकि भारत के हैं, भारतीय कंपनी है और भारत के द्वारा भी AI पर चीज़ें काम कर रही हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। 10 क्वेश्चन हो गए हैं आज के। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की किताब जो है, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो आप अमेज़न का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से जा कर के ऑर्डर कर सकते हो। आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये
बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप आर ओ की तैयारी कर रहे हो, यूपी PCS की तैयारी कर रहे हो, बिहार PCS की तैयारी कर रहे हो, बिहार SSC की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे की, बैंक की किसी तैयारी कर रहे हो, SSC, यूपी SSSC, या फिर यूपी पुलिस, UPSI, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सब एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर का ब्रह्मास्त्र जल्दी से आप जा कर के इसको परचेज करें। और कल की बात करते हैं, लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने पूछा था कि इस भारतीय राज्य में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो वो हैं उत्तर प्रदेश में 5 हैं। मर्सर द्वारा जारी विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में विश्व स्तर पर टॉप पर कौन है, तो वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। और मैंने पूछा था किसका हेडक्वार्टर है, तो ओपेक का हेडक्वार्टर है। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आज आपको क्या बताना है, 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था। इसके अलावा MS धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस वर्ष T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। अच्छा क्वेश्चन है दोनों ही, आप आंसर जरूर करने का प्रयास करना। इसकी क्विज और PDF आपको डिटेल में मिलेगी MGT ऐप पर। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर वन लाइनर भेजा जाता है आपको। मैं मिलूंगा आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।